जो है सपने हुए नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने हुए होते जो आपको सोने नहीं देते। भाई साहब बता रहे हैं कि अगर आपने वो जुनून पैदा कर लिया ना तो निश्चित रूप से वो आपको सोने नहीं देगा, हर वक्त बेचैन रखेगा। जहां कहीं भी जाना चाहते हैं, जब तक वो आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आप रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। बहुत सारे संघर्ष आएंगे, उन सबका समाधान खोज लेंगे। वो जुनून, वो जोश पैदा कीजिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उसके प्रति समर्पण पैदा कीजिए, ठीक है ना। और इन समस्याओं से घिरना नहीं, डरना नहीं, धैर्य के साथ लगे रहिए, लगातार लगे रहिए, कोशिश करते रहिए। सफलता तो निश्चित है, लेकिन वो आज मिले या कल मिलेगी, मिलेगी जरूर। तो हारना नहीं, थकना नहीं है। बिना थके, बिना रुके संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगा करके, दिल खोल करके। तो ये मेरा छोटा सा संदेश आपके लिए। बहुत बहुत मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राम नारायण शर्मा। आज मुझे बहुत खुशी है। अभी तक पिछले 2 इंटरव्यूज़ मैंने लिए, जिसमें सौभाग्य से हमने जिस अधिकारी का इंटरव्यू लिया, दोनों लोग शिक्षा विभाग से ही जुड़े हुए हैं और शिक्षा विभाग में ही गए हैं। तो सबसे बड़ी तो खुशी ये है। और मैं आज गोंडा अपने गृह जनपद में आया हूँ। श्री मनोज कुमार जी जो कि संप्रति इस समय इंटर कॉलेज में ही प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं, भारतीय इंटर कॉलेज कटरा बाजार में। तो बड़ी खुशी मिली आपसे मिल करके। आप जो है इतने विभिन्न परिस्थितियों में भी जो है तैयारी करते रहे और इस पद पर चयनित हुए। तो सर आपको हमारी ओर से और हमारे YouTube परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। और आपने मुझे अपना इंटरव्यू देने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए मैं अपने YouTube परिवार की ओर से आभारी हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे YouTube परिवार को, हमारे बच्चों को जो हमसे शिक्षा लेते हैं और जो हमारा YouTube परिवार है इतना बढ़िया, उनको आप अपने अनुभवों से अवगत कराएं, जिससे वो आपसे प्रेरणा ले सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें तथा मेरे देश को एक नया आयाम दे सकें। तो आपसे जो पहला प्रश्न मैं करना चाहता हूँ, आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बताइए संक्षिप्त शब्दों में, जिससे थोड़ा इंटरव्यू बहुत लंबा भी न जाए। जी सर, सबसे पहले मैं आपकी पूरी टीम को, यूट्यूब चैनल की जो टीम है, मैं उसको बहुत ही प्रणाम करता हूँ। विनम्र जो है मेरी नमन वंदन है आपका। और मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ कि आप अपना अमूल्य समय हमें दे रहे हैं और मेरी जो छोटी मोटी संघर्ष है, सफलताएं हैं, उसको आप जो है अपनी पब्लिश कर रहे हैं। मैं आप सभी पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। सर मैं मनोज कुमार बरवार, यहाँ धानीपुर के बगल में एक गाँव जैतापुर है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और जो हमारा गांव है बहुत ही पिछड़े क्षेत्रों में माना जाता है, अभी भी आप देखेंगे। तो मैं अपनी सारी पहली जो हमारी स्कूलिंग थी, हमारे गांव के प्राथमिक विद्यालय जैतापुर से ही शुरू हुई, वहीं से हमारा संघर्ष शुरू होता है। और मुझे लगता है कि हमारे गांव में मैं पहली नौकरी पाने वाला बंदा हूं और जी, और ग्रेजुएट होने वाला भी पहला ही बंदा हूं। और उसके बाद में मैंने धानीपुर से पढ़ाई शुरू की और इसके बाद में कक्षा 11 और 12 में GICC शुरू किया, पढ़ाई शुरू हुई मेरी, पूरी हुई। और उसके बाद जो मेरी सारी पढ़ाई लिखाई है आपकी LBS डिग्री कॉलेज गोंडा से हुई, BA BEd MA वहीं से मैंने किया। शुरू से ही सर मैं चाहता था कि जो है, चूँकि मैं जो है मैं कोई ना तो बहुत ही बढ़िया आंक रहा हूँ, मैं बहुत गरीब ख़ानदान से घर से हूँ और हमेशा आर्थिक तंगी से इन सब चीज़ों को मैंने झेला है। आज की जो नव पीढ़ी हमारी कहती है कि हमें काम करना पड़ता है, जिस जिम्मेदारियां, जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाता हूं, तो मैं उनको बता दूं कि उस खेती बाड़ी के से लेकर के वो सारे काम मैंने किए। खेत भी जोता है, उधाई भी की है, धान भी काटा है, जो है जानवरों के लिए को चराने भी ले गया हूँ और हाँ घास फूसा भी व्यवस्था किया हूँ। वो सारी चीज़ों को मैंने किया है और शायद मुझे लगता है उन सब चीज़ों को देख करके ही मैंने वो जो विकटता थी वहाँ की मैंने देखा था, रीड किया था। और इसकी वजह से जब मैं 11-12 में आया तो मुझे लगा कि मुझे नौकरी की तलाश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सब बहुत संघर्षमयी जीवन होता है। मेरे लिए था, कुछ लोगों के लिए होता है भाई कि अच्छा लगता होगा। तो मेरा पहला ही ऑप्शन था कि मुझे किसी तरह सरकारी नौकरी मिले। तो आप सबके आशीर्वाद से, उन संघर्षों की वजह से, मित्रों के और घर परिवार के शुभकामनाओं से, कुछ हमारे गुरुजन हैं, कुछ हमारे मित्र हैं जो हमारे संघर्ष के बहुत बड़े बड़े साथी बने। और मैं तो ऐसे गड्ढे से आया हूँ जहाँ प्रकाश की कोई किरण नहीं थी, लेकिन जो किरण मुझे मिली वो मेरे दोस्तों के माध्यम से मिली, मेरे गुरुओं के माध्यम से मिली।
मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरी माँ है, मेरे भाई हैं और जो मेरे घर परिवार के सदस्य हैं, कुछ दोस्त हैं मेरे खास, उन सबका बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी सफलता में। और जैसे ही मैं एमए कर रहा था तभी मुझे बेसिक में नौकरी मिली। 23 महीने मैंने वहाँ सेवा दिया, तो इसके बाद में मेरा जो है इंटर कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, जहाँ मैं कार्यरत हूँ, भारतीय इंटर कॉलेज काटरा बाजार गोंडा में अंग्रेजी पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में 1-2 सिलेक्शन और हुए, विशेष करके मैं उसको मेंशन करूँगा, शायद उसका सब इंस्पेक्टर के लिए हुआ था मेरा सिलेक्शन। मैं उसको ज्वाइन नहीं किया इस जो है आपाधापी में और उहापोह में कि ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि कुछ बड़ा करके किया जाए और इस गड्ढे से निकला हूँ तो कुछ उच्च पदों पर पहुँचूँ, ताकि समाज का नाम, देश का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकूँ। तो इसी क्रम में मैं सिविल के लिए लगा हुआ था। कई बार मेंस लिखा और यद्यप सफलता नहीं मिल रही थी, जो अब नसीब हुई है आप सबकी शुभकामनाओं से। जी, मैं बहुत ही आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है मुझे समय दे रहे हैं और मेरी प्रेरणा को, संघर्षों को आप पब्लिश कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत 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 बधाई आपको इस सफलता पर। तो मैं ये चाहता हूँ आप अपने बारे में बताएं कि विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी आपने किन किन प्रेरणा स्रोतों का सहारा लिया, आपको किसने पुश किया, किसने प्रेरित किया कि आप सिविल सेवा में जाएं और समाज की सेवा करें। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको वही बताया मैंने कि खेती बाड़ी सारी चीज़ें मैंने की है। जब निकला मैं, तो जब यहाँ मेरे एक दोस्त है महेश कुमार कौशल, हम दोनों लोग यहाँ GIC में नाम लिखवाने के लिए आए। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि GIC क्या होती है, लेकिन वो अपना किराया भाड़ा खर्च करके मुझे लेकर के आया, फॉर्म डाला, एंट्रेंस हुआ, सिलेक्शन हुआ, मतलब एडमिशन के लिए एडमिशन हुआ। फिर लगा कि नौकरी करनी चाहिए और नौकरी की तैयारी हम लोगों ने शुरू की। और इस संघर्ष के लिए साथी जो हमारे हैं, सारे हमारे दोस्त ही हैं। मेरी माँ मेरे जितना त्याग की है मैं उसको कभी नहीं भुला सकता, और अपने दुख दर्द सहते हुए कि भैया का पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो, वो जो है डिस्टर्ब ना हो, पढ़ रहे हैं, संघर्ष हुआ, आर्थिक तंगियाँ हमने झेली। और कुछ एक राकेश पांडे जी यहाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं अपने गोंडा में ही, सब बहुत ही अंग्रेजी क्षेत्र में उनका नाम जाना सुना होगा। मेरे पास भी जो है ट्यूशन की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे। एक दिन जो है मैं गया था, फीस वसूली हो रही थी, जनरली वसूलते लोग, तो उन्होंने कहा फीस दीजिए। तो मैंने कहा सर हमारे पास फीस थोड़ा नहीं है, अभी नहीं पढ़ पाऊँगा, जब होगी तब पढ़ पाऊँगा। तो वो सर से हमको मिलाए, तो सर से मैंने बताया कि सर जो है अभी हमारे पास पैसा नहीं है, अभी मैं नहीं आ पाऊँगा पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि पैसे की टेंशन मत लो, तुम पढ़ने आओ, जब होगा तो दे देना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम यार पढ़ना तो चाहते हो। मैं राजेश पांडे जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, राकेश पांडे जी का, जो शायद दीवानी में इस समय है लेकिन रिटायर हो चुके हैं, अंग्रेजी के बहुत ही मूर्धन विद्वान हैं। तो अब मैं जब सिलेक्शन मेरा इंग्लिश पर हुआ तो मैं उनको मिठाई देने गया, तो मैंने बताया कि सर आपने मुझे फ्री में पढ़ाया था, और उसका प्रताप है कि मैं जो है अंग्रेजी का ही अध्यापक सेलेक्ट हुआ हूँ, बड़ी खुशी मिली। और संघर्ष में हमारी कुछ गुर्जर हैं, एक भोलानाथ गुप्ता जी हैं, और हमारे बेसिक के ही टीचर एक अलीमुद्दीन अंसारी जी हैं धानीपुर में, वो भी बेसिक में ही टीचर हैं, प्रेमेंद्र यादव जी हैं। ये सब उन्होंने बहुत प्रेरित किया मुझे। और सबसे बड़ी प्रेरणा तो ये कि जब भी साथी लोग हमारे मिलते थे तो जरूर इस चीज़ पर चर्चा करते थे कि क्या रिजल्ट रहा, कैसे पढ़ाई चल रही कि नहीं चल रही है। तो और विशेष करके जो सिविल के लिए अलग तो तब विशेष करके लगी जब मैं भारतीय इंटर कॉलेज कटरा बाजार में पहुंचा। तो वहाँ हमारे कुछ साथी थे, एक डॉक्टर समर प्रकाश पाठक जी थे, इस समय वहाँ बलरामपुर में खंड शिक्षा अधिकारी हैं, तो वो तैयारी कर रहे थे। तो ये चीज़ें तो बेसमेंट में थी, लेकिन बेसिक में जब मैं गया तो वहाँ थोड़ा 23 महीने का एक हमारा डार्क पीरियड था सिविल के लिए, स्पेशली सिविल के लिए बात करूँ तो। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो वो लोग तैयारी कर रहे थे, तो उससे प्रेरणा मिली कि यार ये लोग लगे हुए हैं तो लाओ हम भी लगते हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ से विशेष कोशिश करना शुरू किया। हमारा जो विद्यालय का माहौल है बहुत ही अच्छा है। हमारे मैनेजर साहब जो बाकी बिहारी रस्तोगी जी थे, जो भी हाल ही में दिवंगत हुए हैं, उनकी पुण्य प्रताप से हमारे विद्यालय में जो भी आता है बहुत ही अच्छे लोग आते हैं। और विद्यालय का बहुत सहयोग रहा, प्रिंसिपल साहब का, अन्य सभी लोगों का, जो हमारे टीम के जो है स्टाफ के सारे टीचर्स हैं, स्टाफ है हमारा, सब लोग बहुत मोटिवेट करते हैं। सच बता रहे हैं कि जब ये प्री का रिजल्ट निकला था और मेंस की मैं थोड़ा तैयारी थोड़ा स्लो डाउन हो रहा था मेरा, तो एक दो लोगों ने कहा कि यार देखो इतना मेहनत करके तुम जो है वो प्री क्वालिफाई किए हो, तो मेंस के लिए क्यों नहीं प्रयास करते जब 50-60 दिन का है। तो मुझे लगा कि हमारे साथी लोग मेरे लिए इतनी ज़्यादा जो है फिक्रमंद हैं, तो मुझे प्रयास करना चाहिए।
तो मैं फिर अपना राबा ढाबा बटोर करके कटरा बाजार में गया, कमरा वमरा लिए हुए था, घर द्वार छोड़ करके वहीं पढ़ रहा था मैं। तो फिर गया, शुरू किया, और आप देख रहे हैं कि आज मुझे ये सफलता मिली है। एक चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप अध्यापक थे जी। तो आपका विद्यालय हमारे ख्याल से 9:30 बजे से लेकर के और 4 बजे या 3 बजे तक तो चलता ही रहा होगा। जी जी। आपने विद्यालय में भी कोई गैपिंग नहीं की? बिल्कुल सर, कोई गैपिंग, उससे कोई समझौता नहीं किया सर। इसके बाद में आप इतनी कठिन परीक्षा की तैयारी कैसे की? उस समय का प्रबंधन आपने कैसे किया? एक चीज़ सर, आप सभी जानते हैं कि सभी व्यक्ति के लिए 24 घंटा ही टाइम होता है ना। अब महारथी या सिकंदर वो बनता है जो उस टाइम को मैनेज कर ले जाता है अच्छी तरह से। क्योंकि मेरा जो टाइमिंग था वो स्कूल टाइमिंग फिक्स था, तो इसलिए थोड़ा मुझे इजी हुआ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे मैं करूं। जब मैं घर पर रहता था, विद्यालय से घर और घर से विद्यालय होता था, तो यहाँ घर पर भी मैं थोड़ी बहुत तैयारी रोज़ के 12 बजे से पहले किसी दिन नहीं सोता था। यूट्यूब चैनल के द्वारा यूट्यूब पर पढ़ाई करता था। कुछ जो इतिहास की क्लासेस हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, उनको मैं देखता था। हमारी जो है लोग कहते भी थे कि मोबाइल में हमेशा बिजी रहते हो। तो चूँकि मेरे पास ऐसी ही मजबूरी थी कि इसको मैं टेबल पर लगा करके थोड़ा नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि विद्यालय में भी जो मेरे 1-2 पीरियड ब्लैंक होता था वहाँ पर भी मैं पढ़ता था। विद्यालय से अब आपको बताएं कि विद्यालय में भी मैंने बहुत ही ऑनेस्टली काम किया। मैं अपनी खुद की प्रशंसा नहीं करूँगा, लेकिन बच्चों के मेरे प्रति जो बच्चों का लगाव है आप उससे जान सकते हैं कि मुझे अभी पता चला कि जो रिजल्ट के बाद कम से कम 20 लड़कियां ऐसी थी हमारे लिए जो नवरात्रि का भूखी थी कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाए। बहुत बढ़िया। और कम से कम उस दिन तो आपको बताएं, मेरा पूरा स्टाफ हम लोगों को सम्मानित किया, हमारा पूरा स्टाफ हम लोगों को। तो पूरा स्टाफ बिल्कुल इमोशनल था, बच्चे हमारे बिल्कुल रोदिन्ना थे। इस तरह से हम कहे यार अभी तो हम 1-1.5 महीना रहेंगे कि इतना इमोशन। तो बच्चों से लगाव वो इसलिए था क्योंकि हम लोगों ने बहुत ऑनेस्टली काम किया, और उसी का परिणाम है कि सरकारी विद्यालय में हम देखते हैं कि संख्या नहीं होती है। हमारे यहाँ नियर अबाउट 2700 बच्चे हैं। 9 में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसके बाद भी भीड़ हमारे यहाँ बहुत भरी हुई है, और क्लासेस रेगुलर चलते हैं। वो सब जो है कहीं ना कहीं तो टाइम मैनेजमेंट उसी में हमने बीच में निकाल करके किया। और जब मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं यार घर से नहीं हो पाएगा, तो मैं अपना से पूरा घर द्वार छोड़ करके कटरा बाजार में कमरा लेकर के मैंने रहा। लगभग मैं साल भर वहाँ मैं स्टे किया। इधर इसके लिए मुझे बड़ा संघर्ष करना पड़ा, घर परिवार छोड़ना पड़ा। और तो वहाँ जो मेरा कम से कम जो 1 घंटा आने और 1 घंटा जाने का जो टाइम था, वो मेरा 1-2 घंटा टाइम बचा। और वहाँ खाना वाना खुद बनाया, पहले भी मैं रहा था बनाया खाया था, तो वहाँ भी खाना पीना बनाया खाया। यदि वहाँ बड़ी चैलेंजेस थी, पानी की दिक्कतें और सारी दिक्कतें, सैनिटेशन की भी दिक्कतें थी। तो लेकिन होता है ना कि जब आप जुनून पैदा करते हैं ना, तो उस जुनून के सामने कुछ नहीं होता, सारी जो है बाधाएं ढह जाती हैं। तो वो सारी ढह गई। मैं वहाँ रह करके पढ़ाई किया, अपने टाइम को वहीं से यूज़ किया। स्कूल टाइम में स्कूल में रहता था, उसके बाद 5 बजे 6 बजे से मेरी पढ़ाई शुरू होती थी, और 11-12 बजे 1 बजे तक मैं पढ़ता था। तो ये मेरा टाइम मैनेजमेंट था, और टाइम यही सभी के पास होता है। तो अगर आप अच्छे टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आपके पास टाइम ही टाइम है जी। अच्छा, एक प्रश्न और आपके विद्यालय से संबंधित है। जी सर। जो पुस्तकें आप बच्चों को पढ़ा रहे थे जी, वो 6 से लेकर के 12 जी, की माध्यमिक है आपका जी। तो उन पुस्तकों से आपको इस परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ सहारा मिला? अब सर जैसे कि मैं तो एक अंग्रेजी का अध्यापक हूँ, और मेरा मीडियम भी हिंदी ही था, और जो मेंस का मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो हिस्ट्री था हमारा। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं करेंगे, लेकिन उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं जो है प्रेरणा मिलती थी। बच्चों को जो मैं पढ़ता था बच्चों के बीच में डिस्कस करता था। मैं अपनी क्लासेस को हमेशा इंग्लिश ही नहीं रखता था कि इंग्लिश टू दी इंग्लिश ही हो। मैं देश दुनिया की बातें उनसे करता था, और जो है ताकि बच्चे हमारे जाने उन चीज़ों को। टीचर का काम एक ये नहीं होता कि वो अपने टीचर को अपने सब्जेक्ट को पढ़ा करके और बाँच करके चलाए। उसका ये भी होता है कि वो पूरी दुनिया से उसको वाकिफ़ कराए। तो उन सब चीज़ों को मैं डिस्कस करा, तो वहाँ से भी मुझे सहयोग मिला। बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका। अच्छा, ये सर बताइए, आपने प्री के लिए, मेंस के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए 3 सोपान होते हैं। जी सर जी। पीसीएस या आईएएस परीक्षा के लिए। जी सर। तो इसमें आपने किन किन पुस्तकों का अध्ययन किया, और या आपने कोचिंग का सहारा लिया, या आप स्व अध्ययन के तौर पे आपने काम किया? थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए। सर, इस जो हमारी संघर्ष की पढ़ाई पूरी तरह से सेल्फ स्टडी से हुई है। और क्योंकि आप देखें कोचिंग में कर नहीं सकता था, क्योंकि नौकरी में बना हुआ था मेरे पास टाइम। मैं इलाहाबाद या दिल्ली जा करके पढ़ाई नहीं कर सकता था। यद्यपि इंटर जब पास किया तो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इलाहाबाद जाऊँ पढ़ने के लिए, लेकिन आर्थिक स्थिति कुछ इस तरह से थी कि वहाँ नहीं जा सका, तो इसलिए एलबीएस से ही पढ़ाई की। तो कोचिंग तो नहीं ले पाया, लेकिन यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो विशेष करके दृष्टि के वीडियोज़ आते हैं
मैंने उनको पढ़ा, ध्येय के भी वीडियोज़ को सुनता था मैं रोज़। कुछ इतिहास की क्लासेज जैसे मणिकांत सिंह जी का है और मलिक सर का है, मैं उसको रेगुलर पढ़ता था, सुनता था, तो उनसे भी प्रेरणा मिली। और करंट अफेयर्स की जो इस पर आते हैं चैनल पर, उसको भी पढ़ता था। साथ ही साथ मैं आपको बता दें एक दृष्टांत की, अभी स्टार कंपटीशन आपकी गोंडा में जानते ही हैं, हाँ। वहाँ पर जो 2-3 काम करने वाले लोग, वही सारी लड़कियाँ हमको फ़ोन किए थे, बधाई दे रहे थे कि सर आपका नाम तो नहीं जानते थे, लेकिन फोटो हमने जब देखा तो नाम का चेहरा याद है। मैं रेगुलर उन बुक स्टॉल्स पर जाता था, जो भी मंथली आपका प्रतियोगिता दर्पण है, अन्य जो किताबें हैं मंथली, मैं उसको जरूर लेता था। भले मैं रोज रेगुलर फॉलो न कर पाऊँ, लेकिन उन किताबों जिसकी वजह से बुक स्टॉल वाले भी मुझे जानते थे, वो कह रहे थे कि सर नहीं जानते थे कि आप जो है पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। उनके यार अब देखो ये बताने वाली चीज़ थोड़ा है कि हम जो है ढिंढोरा पीटे, लेकिन मैं ज़्यादा तो सब लोग जानते थे। तो किताबों से हमेशा लगाव रहा हमारा, और संसाधन समय का प्रबंधन था हमारा, जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब चैनल का जो है, सोशल मीडिया का भी, यूट्यूब चैनल का भी माध्यम यूज़ किया। इन सब की चीज़ों के माध्यम से मैं जो है अपनी छोटी मोटी तैयारी धीरे धीरे बूंद बूंद करके इकट्ठा किया, और आज जो है हमारे घड़ा हमारा भर गया है सर। बहुत अच्छी बात। तो मेंस आपने क्रैक किया, इसके बाद में सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है आज के बच्चों में, और मैं खुद इस बात का भुक्तभोगी हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों में आजकल के इंटरव्यू के लिए। जी जी। जो साक्षात्कार होता है सबसे बड़ा मतलब ये बोझ लगता है। और मैं खुद एमए में, जब मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया हूँ, तो मुझे सबसे बड़ा डर वहाँ तब लगा जब एमए का मेरा वॉइस वाइवा जी। ये समझिए सुबह से लेकर के मतलब जब तक इंटरव्यू हो नहीं गया, कलेजा धक 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 धक, क्या होगा, क्या पूछेंगे, क्या नहीं। तो ये तो जब मेरे एमए की बात थी, तो ये तो बहुत बड़ी परीक्षा है और सम्मानजनक परीक्षा है। बच्चों को मतलब इतने दिन से तैयारी करते हैं, वो पूरा क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर अंत में जब वो पहुंचते हैं कहाँ, क्या हमको अंतिम परीक्षा, अंतिम सीढ़ी क्रॉस करनी है, तो सबसे बड़ा डर वहाँ बना रहता है। तो इस डर को कैसे खत्म करें हमारे विद्यार्थी, हमारे जो प्रतियोगी छात्र हैं, तो थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालिए कि उनका जो डर है वो डर खत्म हो जाए। किन किन विषयों की तैयारी करें या विषयों की तैयारी ना करें, किस प्रकार से वो वहाँ उस इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएं, अपने को सहज महसूस करें, उनको ऐसा ना लगे कि हाँ हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने आए हैं। जी सर। सबसे पहले तो सर आप जानिए कि जो इंटरव्यू होते हैं वो आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है, आपके पर्सनालिटी की परीक्षा होती है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। क्योंकि ज्ञान की परीक्षा तो आप प्री क्वालिफाई किए, मेंस क्वालिफाई किए हैं, तो आपके पास ज्ञान, वो जानते हैं कि ज्ञान आपके पास है, जानकारी है, और सिर्फ आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है वो आपका। तो पर्सनालिटी टेस्ट में, और जो कि पर्सनालिटी की बात है, तो पर्सनालिटी एक दिन में नहीं बनती है। आप जानते हैं कि अगर आप एक दिन में बनाने की कोशिश, तो आप जो है शेर की खाल पहने हुए गधे जैसे रहेंगे आप। तो ऐसे में क्या है कि जब आप तैयारी करते हैं ना, तो आप अपने कैरेक्टर को इस तरह से मोल्ड करते हैं, एक शेप देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर अभी एक जो गोंडा की समस्या थी जल भराव वाली, है, ऐसे करंट इश्यूज पर आप अपना आपका एक आइडिया बनता है, बनना भी चाहिए कि जैसे मान लीजिए हम अधिकारी होते तो इसको कैसे टैकल करते, कैसे पहले से प्लानिंग क्या करते हैं, इस समय क्या होना चाहिए और आगे इसकी कैसी प्लानिंग। तो एक ब्रीफ व्यू जो है आप समस्याओं के प्रति और ज्वलंत मुद्दों के प्रति आप बना लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मेरे दिमाग में भी हमेशा चलता रहता था कि कोई समस्या है, कोई मोटरसाइकिल बहुत तेज लेकर जा रहा है तो क्यों ले जा रहा है, इसके लिए क्या होना चाहिए, कहाँ कमी है, तो एक व्यू रहता है। तो आपको पर्सनालिटी डेवलप में अगर सिविलियन बनना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को आपके दिमाग में रखना चाहिए पहले से ही, कि जब मैं पहुंचूंगा तो इस समस्या से कैसे रूबरू होऊंगा, इस समस्या से, और इसको कैसे हैंडल करूंगा। तो ये चीज़ें मेरी होती थी। दूसरी बात है कि कुछ जो रही बात हेजिटेशन की, धड़कन बढ़ने की, तो अब तो मैं बहुत ही अच्छा मेरे लिए है और सबके लिए भी है। बहुत सारे मॉक इंटरव्यू आयोजित होते हैं, जैसे मेंस का रिजल्ट निकलता है और इंटरव्यू से पहले मैं आपको सच बताऊं, कम से कम 23-24 मॉक इंटरव्यू मैंने दिया। इलाहाबाद में 12-13 दिन में रुका, हमारे वहाँ साथी रहते हैं और जो है रिश्तेदार भी रहते हैं, वहाँ 12-13 दिन रुका। 12-13 दिन में जितने भी संस्थान हैं देश के, इलाहाबाद में ही दृष्टि है, ध्येय है, निर्माण है, संस्कृति है, मतलब हर संस्थान में मैंने 2-2 मॉक इंटरव्यूज़ दिए। और आपको बताएं उनकी कृपा थी, मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ पूरी जो है उनकी टीम को, कि सारा जो हेजिटेशन था, जो डर था, बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। इस तरह से उन्होंने शार्प कर दिया था हमें, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं था। उन्होंने बहुत अच्छे से शार्प किया था कि यार वहाँ बेटा जाना है और आपको ये नहीं सोचना कि मैं जो है इनके प्रश्नों का सटीक उत्तर नहीं दे पाया। वो कहते थे कि वहाँ जब जाओगे और 100% आपने बोला कि सॉरी सर, तो भी नंबर आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ आपको नेचुरल रहना है। इंटरव्यू में विशेष करके नेचुरल रहना है, आपको गलत नहीं बोलना है।
अगर आपको नहीं आता तो फ्लैटली आप कह दीजिए सॉरी सर मुझे नहीं आता है। लेकिन उस इंटरव्यू बोर्ड को अगर आपने बरगलाने की कोशिश की ना तो जानिए वो आपके लिए प्राणघातक हो जाएगा। मेरा भी ये नजरिया एक वजह से विकसित हो चुका था कि जो नहीं आएगा उसको सीधे बोलना है सॉरी सर नहीं आता है, और अगर कुछ गेस है तो मैं उनसे परमिशन लेकर के ही कहूँगा कि सर कहिए तो गेस लगाऊँ मैं। तो वहाँ कुछ क्वेश्चंस हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस हुए, तो कुछ क्वेश्चन सच भी थे कि मैं नहीं दे पाया, तो वहाँ मैंने सीधे सॉरी सर मुझे नहीं आता है, अभी याद नहीं आ रहा है, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, बाद में पढ़ा था लेकिन इस समय नहीं याद है, ये सारी चीज़ें थी। तो वहाँ झूठ बोलने वाली आदत नहीं होनी चाहिए। तो इंटरव्यू में बहुत ही ऑनेस्ट बनिए, नेचुरल बनिए, जितना है आप बताइए, नहीं आता है तो सीधे सॉरी बोलिए। और जो है वहाँ अगर आप झूठ बोलेंगे तो सीधे पकड़े जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सभी 50+ वाले जो है इंटरव्यू बोर्ड में होते हैं वो आपकी झूठ को पकड़ देंगे। तो बॉडी लैंग्वेज से ही, उन चीज़ों से जानकारी भी उनके पास बहुत होती है, यही सारा उनका काम होता है, तो वहाँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं। तो आपको कैसे फील हुआ वहाँ, कैसा अनुभव आपका रहा? इंटरव्यू के बाद में सर आपको बताएं कि मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मेरा इंटरव्यू के बाद में एक स्टूडेंट वाला ने यूट्यूब चैनल है, उसने इंटरव्यू भी लिया था, मैं पूरा जोश से लवरेज था, आप अगर सुनेंगे उसको तो मैंने कहा है कि जो है एक आग जो है जलाइए जो बुझने मत दीजिए, और वो आग जो है कभी बुझनी नहीं है, वो मेरे अंदर भी नहीं बुझी थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा। मैं बहुत खुश था। इंटरव्यू बोर्ड में 5 लोग थे और मैडम उसकी चेयरमैन थी, तो हेड कर रही थी, तो मुझे बहुत कोऑपरेट बेटा करके बुला रही थी। तो जो ये लगता है कि इंटरव्यू नोज खा लेगा, तो ये स्ट्रेस वहाँ बिल्कुल नहीं होता है। लोग से में तो बहुत ही ऑनेस्टली पहले आप बैठिए, ऐसा कहते हैं, बैठो बेटा, बेटे पानी पियेंगे, 2 मिनट रिलैक्स हुए तब बात करते हैं, बात तो करना ही है। तो ये सारी चीज़ें बड़ा कोऑपरेटिव था उनका माहौल, है ना। और फिर बहुत सॉफ्टली क्वेश्चन उन्होंने पूछा, जो नहीं आता था उन्होंने उसका सोल्यूशन भी बताया कि बेटा इसका ऐसे होता है, ये होना चाहिए। मैं जो है तो ये वहाँ बड़ा सहयोगात्मक रवैया था। तो इंटरव्यू को लेकर के किसी के पास कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल कोई दबाव नहीं होना चाहिए। हाँ ये रहता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद में वो सब भ्रांति मेरी दूर हुई। मैंने उस इंटरव्यू में बोला भी है कि मैंने सोचा नहीं था कि इंटरव्यू, और मैंने स्पेशली वहाँ नहीं, मैंने बोर्ड के सामने भी मैंने ये कहा था। जब मैं चलने लगा तो मैंने कहा कि सर मैं अब बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ कि मुझे जो इंटरव्यू का जो स्ट्रेस था, लोगों में रहता है दबाव, वो वैसा जो बाहर था वहाँ मैंने ये नहीं देखा। आप लोगों का सहयोग बहुत रहा, धन्यवाद मैंने बोला तो कि हाँ बेटा ठीक है। तो कोई आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, नेचुरल रहिए, ऑनेस्ट रहिए, जो आता है बोलिए, जो नहीं आता उसके लिए सॉरी बोलिए। सॉरी वहाँ 100% सॉरी बोल दें तो भी नंबर आपको मिलता है। कम से कम अपने सत्य तो हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, एकदम टेंशन फ्री होके जाइए। हाँ, जी। कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप एकदम फ्रेंडली रहिए। जी जी जी। और झूठ से बचिए, सबसे बड़ी शिक्षा ये है। तो इंटरव्यू बोर्ड के बाद जब आप बाहर आए तो आपको कैसा लगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ऐसी फीलिंग हुई आपको? अब सब जैसे कि जो भी प्रतियोगी होते हैं अंतिम समय तक यही लगता है कि शायद सिलेक्शन ना हो भी जाए तो कहीं नीचे ही हो जाए। तो मेरा भी यही था कि किसी पोस्ट पर हो जाए, क्योंकि लोक सेवा आयोग के रिजल्ट में नाम छपना, रोल नंबर छपना एक बहुत बड़ा मायने रखता है। मेरा भी सपना था कि छपे, किसी भी पद पर छपे। तो अब देखते हैं कि पीएस में मेरा हुआ है, रैंक भी 64 आया है मेरा, तो काफ़ी उस हिसाब से लोग कहते हैं अच्छा रैंक है। इस रैंक को लेकर के थोड़ा आश्वस्त था कि शायद हो जाए, क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी बढ़िया हुआ था, मेंस वगैरह पता नहीं, नंबर मार्कशीट आए तो पता चलेगा। तो रैंक को लेकर मैं बहुत आश्वस्त नहीं था, लेकिन रैंक मुझे काफ़ी अच्छा, मुझे बहुत खुशी है। क्या आपको तो इस सफलता में आपको जिन लोगों ने सहयोग दिया जी, इसमें सबसे बड़ा श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? ऑनेस्टली बात करूं तो मेरी सफलता में सबसे बड़ा श्रेय जो मेरी माँ का है जी। उन्होंने जो त्याग किया है मेरे लिए, मैं सर भावुक हो गए हैं थोड़ा। साथ ही साथ मेरा पूरा परिवार है और मेरे गुरुजी हैं, जिसे मैंने कुछ लोगों का नाम भी बताया अभी, भोलानाथ जी हैं, वो हमेशा प्रेरित करते थे। हमारे कुछ साथी हैं, जो है महेश कौशल का नाम लिया आपको, एक रामकृष्ण जी हमारे, और जो है विनय वर्मा हैं, गुरुजी में नाम मैंने बताया। हमारे स्टाफ में बहुत सारे लोग हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब रमेश चंद्र वर्मा जी, और जो है किशोरी लाल जी हैं हमारे, और जयप्रकाश जी हैं, मिश्रा जी हैं, पांडे जी हैं, सारे ऐसे लोग हैं। अब सच में तो ये बताओ कि जो भी मेरी सफलता है वो सभी इन लोगों की वजह है, सच बता रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा जो है मोटिवेट करने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो मुझे मोटिवेट करे, क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ, सच बता रहा हूँ, और ऐसे घर से हूँ जहाँ इलिटरेट लोग हैं, तो वो सच बोलने में क्या प्रॉब्लम है ना।
तो जब मैं बाहर आया तो लोग ऐसे मिलते गए, मेरा जो है खानवा ऐसे बनता गया। वो लोग मेरे लिए जामुन बने और मैं हनुमान बना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी सर, जी जी जी। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, ये वाली बात तो एकदम चर्चात हो रही है जी। चलिए, बहुत अच्छा एक प्रश्न और है। ऐसा मुझे लगता है कि आज के जो नवयुवक हैं, नवयुवक वर्ग हैं, ये अपने पथ से कुछ भटक रहे हैं। जी सर जी। उन्हें लगता है कि हमें सिविल सेवा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। थोड़ा कुछ लोग बरगला देते हैं कि हाँ क्या जाओगे इसमें कुछ नहीं होगा या आप नहीं बीट कर पाओगे। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप थोड़ा इस बारे में? उनके लिए देखिए, अगर आप सिविलियन बनना चाहते हैं तो पहले तो आप ये है कि आप अपना एप्टीट्यूड जानिए कि आपका रुझान सिविलियन के प्रति वास्तव में है या नहीं है ना। क्योंकि आप बेमन से वहाँ जब जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता नहीं मिलेगी किसी के दबाव में। अगर आपका एक जो है इनर स्पिरिट आपका कह रहा है कि मुझे सिविलियन बनना चाहिए, प्रशासक बनना चाहिए, तो आप वहाँ जाइए और निश्चित रूप से जाइए। तो पीछे पड़े रहिए जब तक सफलता मिल ना जाए, क्योंकि वहाँ रेट ऑफ सक्सेस थोड़ा अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि एस्पायरेंट बहुत ज़्यादा हैं, सीटें भी कम आती हैं। लेकिन ये गारंटी है मिलेगी जरूर, भले ही थोड़ा लेट मिले। लगातार उस जुनून को आप जगाए रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा ही, तो निश्चित रूप से आपको वो लोक सेवा आपको सम्मान देगा। और यही मेरा भी प्रयास था, लगातार मैं लगा रहा तो मुझे लोक सेवा में सम्मान दिया। तो भटकिए नहीं। भटकने में कई चीज़ें हैं, जैसे मैं खुद का बताऊं कि कभी मैंने महंगे जूते के लिए कोशिश नहीं किया, अच्छे कपड़ों के लिए कोशिश नहीं किया। और बेसिकली मैं अब तो जो युवा पीढ़ी आपने जिसे बताया, मैं देखता हूं कि ये मैथ भी यूट्यूब चैनल पर लगाते हैं। मुझे दो सोच करके बड़ा वो लगता है कि यार पता नहीं मैथ हुआ उसमें यूट्यूब चैनल में पता नहीं कैसे लगाते हैं। तो ये यूट्यूब भी आप मत बनिए, किताबों को, अच्छी किताबों को खरीदिए और लगातार कुर्सी पर बैठ करके पसीना गिराइए, ठीक है ना। जो है झूठा पढ़ाई मत कीजिए, क्योंकि YouTube चैनल से पढ़ने पर पहली बात तो यह कि ऑथेंटिसिटी उसकी कम है कि आप किस चैनल से पढ़ रहे हैं, है ना। अच्छा यूट्यूब चैनल है तभी वो आपको ऑथेंटिक जानकारी देगा। तो बहुत सारे हैं जो यूट्यूबिया हैं लेकिन पता नहीं कहाँ से कंटेंट ले आए, वो ऑथेंटिक है नहीं है। तो सोर्स आप जो वहाँ पाते हैं वो बहुत ऑथेंटिक नहीं होता है। किताबें सबसे आपकी सशक्त माध्यम है, किताब खरीदिए, टेबल एक छोटा मोटा कुर्सी, बैठिए 4-5 घंटे 6 घंटे जो भी आपका अपना टाइम है, पसीना गिराइए, नींद हराम कीजिए। जब तक त्याग नहीं करेंगे, समर्पित नहीं रहेंगे तो मिलने वाला कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ों से जो है आपको सफलता मिलेगी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि आप ये मत सोचिए, क्योंकि यहाँ लोक सेवा में जो या संघ लोक सेवा में धैर्य की भी परीक्षा होती है। अगर आप लगातार प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। आप सोचिए कि पहली बार नहीं हुआ सर भी देखिए, पहली बार नहीं हुआ तो हार जाए, हिम्मत हार जाए, यानी चीज़ें हों तो हिम्मत हारने से काम चलने वाला नहीं है। आप लगातार लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता का कहना है जो बीच राह में बैठ गए तो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल पाते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो इसी के साथ मेरा अगला प्रश्न है कि आपका जीवन तो बहुत ही संघर्षमय रहा है, इसके साथ साथ आपके कुछ शौक भी होंगे, कुछ अभिरुचियां भी होंगी, हॉबीज भी होंगी, थोड़ा उसके बारे में आप प्रकाश डालिए। एक दो तो सर मैं अपनी रुचि के बारे में बताऊं कि जैसे हम लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ते थे कहीं, तो जब तक सर नहीं होते थे तब तक भी चाक वाक उठा करके ब्लैक बोर्ड पर खुद ही लिखना, और तो मुझे कहीं लगता है कि वो मेरी हॉबी थी और ईश्वर ने शायद मुझे उसी लायक समझा भी और वह पहुँचाया भी। बेसिक में हुआ, इंटर कॉलेज में हुआ और फिर मैं इसी माध्यम शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ। तो मैं इसको भी ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर जो है मेरी टैलेंट को अच्छी तरह जानता है कि मैं कहाँ बेहतर काम कर सकता हूँ। तो मेरी रुचि थी टीचिंग का, तो उसी डिपार्टमेंट में जुड़ा रहा। एक दो रुचियाँ और हैं, जैसे कि मेरी गार्डनिंग की है, पेड़ पौधों से बहुत लगाव है मेरा। अब देख रहे हैं मेरे घर के बाहर भी पेड़ लगा, गमला ऊपर रखा हुआ है। स्कूल में जब हम लोग गए इंटर कॉलेज में तो आप वहाँ पहले उजड़ा कुछ ऐसे ही था, जो हरियाली इस समय है उस तरह से नहीं थी। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, अशोक के पेड़ लगवाए, विभिन्न प्रकार के फूल लगाए। एक डॉक्टर समरदास पाठक जी थे, वो भी उनका इंटरेस्ट था। दोनों लोग मिल करके काफ़ी संघर्ष हम लोगों ने किया, बच्चों की हेल्प से हमने पेड़ लगा। हमारा जो है स्कूल है आप देखेंगे तो बिल्कुल हरा भरा रहता है एकदम से, तो वो भी हमारी रुचि है। मैं जहाँ कहीं भी रहूँगा, मेरी कोशिश है कि मैं विद्यालय को एक ग्रीन बेल्ट बनाऊँ, ठीक है ना। तो हमारे जो है जी हाँ, मुझे उससे आत्मिक संतुष्टि भी मिलती है और दूसरा उसका जो प्रभाव है वो पर्यावरण के प्रति है ना। तो पर्यावरण हमारा देखते हैं इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसमें भी मदद मिलेगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो इसी के साथ अब अगला प्रश्न आपके सामने, आपने अपने जीवन में किन किन मनोरंजन के साधनों का प्रयोग किया? कुछ सबसे ज़्यादा तो इंटरेस्ट मुझे बच्चों में है। मैं जो बच्चों से जब मैं विद्यालय रहता हूँ
तो मेरा जो है पूरा 100% टाइम बच्चों के बीच में ही रहता है। बच्चों जो वहाँ जो आनंद मिलता है स्कूल में, वो शायद वो घर पर ही मिलता हो, कहीं नहीं मिलता है। और शेष अलावा जो टाइम बचता है तो जो है कॉमेडी सुनना, कुछ कवियों को सुनना और मूवी वगैरह देख लेना, यही सारा। अच्छा, मूवी का नाम लिया आपने, तो आप बताइए आपकी जो फेवरेट मूवी है, कोई दो एक जो भी आपको सबसे बढ़िया मूवी आपको कौन सी लगती है? अब ये टीचर जो है, मैं अपने बच्चों को कहता भी हूँ कि मूवी देखना चाहिए जो है, और उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी मूवी तो मुझे भाग मिल्खा भाग लगती है। अच्छा। इरफान खान जी की है, बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है, आप देखेंगे। और 3 इडियट्स भी है उसी क्रम में, वही मेरी फेवरेट जी जी लगभग 10 बार देख चुका हूँ जी। अपने बच्चों को मैं कहता भी हूँ मूवी देखना चाहिए, विशेष क्योंकि हम जो है दुनियादारी समझें, उसी से हम समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मैं जो है। तो अगला प्रश्न के क्रम में हम आ रहे हैं कि सर आज अब आप तो चूँकि क्लास 2 ऑफिसर बन चुके हैं जी, थैंक यू सर। इसके लिए हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, हमारे यूट्यूब परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे बड़ी समस्या, आज की ज्वलंत समस्या है हमारे कर्मचारियों के लिए, जी सर, जो उनके दिमाग में हमेशा घूमती रहती है जी सर, कि हमारा भविष्य, नौकरी तो पा चुके हैं लेकिन भविष्य हमारा सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। जी, हम आते हैं ओपीएस और एनपीएस पर। जी जी बिल्कुल। जो पुरानी पेंशन है और नई पेंशन है, जी सर, इसमें आप कंपेयर करके बताइए कि आपके लिए या हमारे कर्मचारियों के लिए जी जी क्या उपयोगी है, अपनी राय थोड़ी इस पे आप सर। जैसे कि आप देखते हैं कि एनपीएस और ओपीएस को लेकर के हमारा जो कर्मचारी वर्ग है और सरकार है, 2 धड़े में बटा हुआ है। सरकार कहती है एनपीएस ठीक है, सरकार का विरोध नहीं कर रहा जी नहीं सर, आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मुख्य मुद्दा है और जानना भी चाहिए, समाज को भी जानना चाहिए। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो आप भी सोचिए इस बारे में कि क्या गलत कहा जा रहा है कर्मचारियों की ओर से। सभी लोग अपना भविष्य सुरक्षित चाहते हैं। जी सर, जी। तो आप देखेंगे कि 2 धड़ा हुआ है, बटा हुआ है। एनपीएस सरकार कहती है एनपीएस ठीक है, कर्मचारी जो 2005 के बाद नियुक्त हुए वो कहते हैं ओपीएस ठीक था। तो इसमें जो है एक उहापोह की स्थिति है कि कौन सही कौन गलत है। सरकार जो है जो कर्मचारी वर्ग है वो चाहता है कि पूरी तरह से ओपीएस ही हो, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे राजकोषीय घाटा जो प्रभावित होता है, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, सरकार के ऊपर जो है जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक मानवता के नाते तो मुझे लगता है ओपीएस ही ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जब एक माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं तो बच्चों का दायित्व बनता है कि जब वे बड़े हों और माँ बाप बुढ़े हों तो उनका पालन पोषण करें। कर्मचारी और सरकार के बीच में भी ऐसा ही रिश्ता होता है। सरकार जो है एक जो है बच्चे की तरह है, एक जो कर्मचारी अपनी खून पसीने को सिंचित करके सरकार को सहयोग करता है, उसके हैंड्स होते हैं। 60-62 के बाद में जब वो रिटायर हो जाता है, उसकी कोई एनर्जी नहीं बचती है, नया खून जो पुराना हो जाता है, तो उसको 2 राह पर छोड़ देना ठीक नहीं है, वो इंसानियत के नाते भी ठीक नहीं है। ठीक है ना। कई चीज़ें हैं कि आप देखेंगे कि अन्य कई डिपार्टमेंट में ओपीएस लागू भी है। आप नेताओं की बात करें तो वे कई पेंशन ले रहे हैं, इन सब चीज़ों को कर्मचारी अक्सर विरोध भी करते हैं। तो ऐसे में जो एनपीएस, अगर सरकार कह रही है कि एनपीएस ठीक है, तो एनपीएस को लेकर के जो भ्रम की स्थिति है उसको दूर किया जाना चाहिए। एक तो जो भ्रम की स्थिति ये है कि रिटायर होने के बाद में मुझे पेंशन कितना मिलेगा, कर्मचारी को, एक कर्मचारी को पेंशन कितना मिलेगा, ये स्थिति क्लियर नहीं है। रिटायर होने के बाद में चूंकि वो सारी पूंजी जो है स्टॉक में लगती है, शेयर मार्केट में लगती है, शेयर का उस समय स्थिति क्या होती है ये चीज़ें क्लियर नहीं है। मान लीजिए कि आदमी किसी ने जमा किया और शेयर उस समय खराब स्थिति में है तो उसका तो पेंशन खत्म हो जाएगा बेचारे का। जो ये आशा लगाया था कि मैं एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे अच्छा पेंशन मिलेगा, उसको जो है फ्रस्ट्रेशन की स्थिति होगी। आप जानते हैं जब बूढ़े होते हैं तो मेडिकल खर्च भी बढ़ जाता है। तो कम से कम जो पैसे की वजह से जो हमारे बच्चे या हमारी पीढ़ी, हमारी जो परिवार हमको पालता था बूढ़े होने पर, वो जो पैसा भी हमारे पास नहीं रहेगा तो वो कैसी स्थिति होगी। तो एक भयानक स्थिति है, वो भ्रम को दूर हो जाना चाहिए। साथ ही साथ जो है और 3 चीज़ें हैं, उन कमियों को दूर किया जाए तो एनपीएस भी ठीक ही होगा मुझे लगता है, लेकिन उन कमियों को दूर किया जाना जरूरी है। जी तो सर। इसका मतलब आप हम ये कहें कि 90% और 10% का अनुपात माने या 60 और 40 का माने? सर जो कमी, अगर एनपीएस सरकार कह रही है कि एनपीएस ठीक है तो पहली बात तो सब पर लागू करे। दूसरी चीज जो कमियां हैं इसकी, उन कमियों को दूर करे।
तो फिर एनपीएस ठीक है, अदरवाइज ओपीएस ही ठीक है सर। क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बिंदु पर आपने अपनी राय व्यक्त किया। जी सर। मेरा अगला प्रश्न है, आज के समाज में जी जो वर्तमान समय चल रहा है, पब्लिक स्कूल वर्सेज सरकारी स्कूल। जी सर। जी जी। आप भी प्राइमरी के पढ़े हुए हैं जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी आप सरकारी विद्यालय में ही पढ़ा रहे हैं। जी सर। जी। सौभाग्य से आप भी शिक्षा जगत में कहाँ पहुंचे हैं? सरकार के ही क्रम में पहुंचे हैं। आप चाहे डायरेक्ट प्राचार्य हो, चाहे जीआईसी के प्राचार्य हो, चाहे जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर नियुक्त हो, भविष्य में जी आप भी शिक्षा विभाग में ही गए हैं। तो आप हमारे शिक्षकों को या हमारे उन शिक्षक बंधुओं को, भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे, या समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप प्राइवेट में बच्चों को दाखिला दिलवाएं या सरकारी विद्यालय में दाखिला दिलवाएं? जी तो सर। थोड़ी भ्रांतियां इस पर दूर होनी चाहिए समाज के लिए भी और हमारे शिक्षक बंधुओं के लिए। क्या कमियां हैं हमारे शिक्षकों में कि लोग आकर्षित नहीं होते हैं विद्यालय में भेजने के लिए, सरकारी विद्यालय में भेजने के लिए? और जो है अभिभावकों में क्या कमी है कि वो सरकारी विद्यालय में भेजना नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं भेजना चाहते हैं? थोड़ा इस बिंदु पर भी चर्चा हो जाए। जी सर। आपने जाना कि मैं सारी मेरी स्कूलिंग जो है सरकारी विद्यालय से हुई, तो अगर सरकारी विद्यालय इतने खराब होते तो शायद मैं यहाँ जो है नहीं होता। मैं भी सरकारी विद्यालय का ही पढ़ा हूँ। हाँ, कुछ कमियाँ सर जो है सरकारी और प्राइवेट को लेकर के बेसिकली सरकारी में है। और मैं अपने विद्यालय की बात करूँ, भारतीय इंटर कॉलेज कटरा बाजार हमारे क्षेत्र में है, एडेड विद्यालय है। संख्या मैंने बता ही दिया, 2700 करीब है। कक्षा 9 में हम लोग इंटर्न्स लेते हैं, फिर भी लाइन लगी रहती है। 253 का मैं खुद जो है क्लास टीचर हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन कुछ बेसिक कमियां हैं जिसकी वजह से सरकारी विद्यालय प्राइवेट की तुलना में वहाँ स्टैंड नहीं कर पाते। एक तो यही है कि कमियों को अगर हम बोलें तो 3 स्तर से देख सकते हैं। एक तो कुछ सरकार की भी कमियां हैं, कुछ अभिभावकों में भी कमियां हैं, और कुछ टीचर्स में भी कमियां हैं। अब टीचर्स में यह है कि सबसे बड़ा संसाधन तो यही है कि जब टीचर क्लास पढ़ाएगा तो बच्चे चार्ट ना हो, बैठने की व्यवस्था ना हो, डस्टर ना हो, कापी किताबें ना हो, तो भी वो बहुत सारी चीज़ों को वो अपने माध्यम से दे सकता है। हम लोगों ने भी पढ़ा है उस समय जो है टाट पट्टी पर हम लोग घर से बोरा लेकर के जाते थे, पढ़ते थे। चाक नहीं हुआ करते थे तो सर पढ़ाते थे, ऐसा नहीं है। तो टीचर तो मेन चीज़ है कि मेहनत करे, और जो नई पीढ़ी है हम लोग टीचर्स की आई वो काफ़ी मेहनत भी कर रही है, मुझे लगता है ना। तो परिवर्तन कुछ शुरू हुआ है इस क्षेत्र में। सरकार में भी देखेंगे तो सरकार में भी कुछ जो है नीतिगत कमियाँ हैं, जिसमें कि विशेषकर किताबों की बात करें अगर हम, तो किताब अभी देखिए 6-7 महीने हो गए, अभी किताब पूरे बच्चों को सारी बुक्स जो है सारी क्लासेस के बच्चों को नहीं मिला। अब ये ऐसा नहीं केवल इसी सरकार में है, ये लगातार जो है आप देखेंगे ये चीज हाँ कंटिन्यू बढ़ा हुआ है। पिछली 4-6 साल में देखेंगे तो किताबें, अब वो किताबें जब नहीं मिलेंगी तो बच्चा कैसे रिवाइज करेगा? टीचर पढ़ा भी देगा तो घर जाकर के बच्चा क्या रिवाइज करेगा? आप बताइए, नहीं करेगा ना। तो जब बच्चा रिवाइज नहीं करेगा बाहर घूमेगा, और ये सारी तो ये चीज इन कमियों को दूर होनी चाहिए सरकार की तरफ से। गार्जियन में भी कुछ कमियां हैं। आप वही गार्जियन जब प्राइवेट में नाम लिखवाता है अपने बच्चे का, तो दूसरे दिन उसका कापी किताब ड्रेस पेन आ जाता है, मैं मोटी फीस देता है प्लस ट्यूशन भी लगवा देता है। लेकिन वही गार्जियन जब किसी सरकारी में लिखवा तो बिल्कुल बेधड़क हो गया, निश्चिंत हो गया कि अब हमारे बच्चे का नाम लिख गया। अब उसे ना तो कापी किताब से मतलब है, ना जो पेन से मतलब है, ना बैग से मतलब है, ना घर आकर के पढ़ा कि नहीं पढ़ा, रिवाइज किया कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। तो कमियाँ इन तीनों चीज़ों को लेकर के। हाँ, लेकिन एज ए टीचर मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि हम लोगों की कमियाँ जो है ज़्यादा है, मैं इसको मानूंगा। क्योंकि आप देखेंगे जो विद्यालय चमक रहे हैं वो टीचर्स की दम पर चमक, क्योंकि संसाधन तो सारे विद्यालयों में एक जैसे हैं। जैसे हमारे विद्यालय की बात करें तो संसाधन भी हमारे विद्यालय में जैसे सब विद्यालय में वैसे हमारे यहाँ है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा भीड़ है। वो इसलिए क्योंकि सारे टीचर्स रेगुलर हैं, जो हर कोई क्लास अटेंड करता है, पढ़ाता है। मैं अपने विद्यालय की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जहाँ भी है वो ऐसी स्थिति ही आप पाएंगे। जैसे अभी सुनील सर के देखेंगे तो ये भी तो सरकारी यूनियन, इनके यहाँ भी तो किताबें नहीं मिलती, लेकिन इनके यहाँ भीड़ आप देखेंगे, क्योंकि ये खुद हार्ड वर्किंग टीचर है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में, क्योंकि देखिए दूसरी ना तो हम सरकार को सही कर सकते हैं, ना गार्जियन को सही करते हैं, और बेसिकली उस गार्जियन को हम कैसे सही करते हैं जो कर सकते हैं, जो अनएजुकेटेड है, जिसे शिक्षा का महत्व नहीं पता, और पता भी है तो उसकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि वो ड्रेस खरीद सके, कापी किताब खरीद सके। तो सुधार की अपेक्षा हम उसमें करने के बजाय सुधार की अपेक्षा हम खुद में करें, है ना, अपने आप में सुधार करें। जितना हम दे सकते हैं ऑनेस्टली पढ़ाएं, तो निश्चित रूप से परिवर्तन होंगे, और परिवर्तन शुरू भी हो गया है। बहुत ही स्वागत योग्य जो है परिवर्तन है। जी सर। थोड़ा एक बिंदु निकल के आया अभी हमारे दिमाग में। जी सर। जो विद्यालय का माहौल होता है, जी, मान लिया हमारे विद्यालय में हम कक्षा 8 तक की बात कर रहे हैं,
7 स्टाफ हैं, 8 स्टाफ हैं या 6 स्टाफ हैं, जो भी है, तो क्या उसमें प्रधानाध्यापक का भी कोई अहम रोल होता है या नहीं होता है? जी सर, प्रधानाध्यापक को तो कहा भी जाता है कि वो केंद्र बिंदु होता है विद्यालय का, सारा प्रशासनिक और जो शैक्षणिक माहौल उसी के आसपास ही होता है, बहुत बड़ा रोल होता है उसका सर। अब आपको पता है हमारे यहाँ रविचंद्र वर्मा जी प्रिंसिपल साहब हैं, मुझे लगता है कि हम लोग तो केवल क्लास अटेंड करने के लिए जाते हैं, जिससे जो हमारा पीरियड है उस पढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका चूंकि 2 ही 3 पीरियड है संभवतः, वो पढ़ाते भी हैं और उन्हें हर क्लास में रोज प्रत्येक बच्चों से मिलते हैं। तो सबसे बड़ा तो यही है कि उनका डायरेक्ट जो है बच्चों से उनका लगाव है। अब इसकी वजह से क्लास बंक नहीं करते बच्चे, है ना, जो भी समस्याएं होती है वो प्रिंसिपल साहब जानते हैं, तो उन समस्याओं को टैकल करने में बहुत आसानी होती है। और खुद एक टीचर जो होता है वो प्रशासक होने के साथ साथ एक आदर्श अध्यापक भी होता है, तो सारे टीचर के लिए तो एक रोल मॉडल होता है। तो जो ये सारी चीजें होती हैं तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, ये प्रधानाध्यापक और जो सहायक शिक्षक होते हैं जी, इनके बीच में जो आपसी गैप होता है, कभी कभी ऐसा देखा गया जी हाँ, देखने को मिलता है। जो एक माहौल क्रिएट किया जाता है, कहीं कहीं की समस्या है, जगह नहीं समस्या है। जी जी जी। तो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप हेडमास्टर हैं या ऐसी कोई भावना है तो बुरा मत मानिएगा, थोड़ा इसको सहज भाव से लीजिएगा। तो क्या अध्यापक, जो सहायक अध्यापक है और प्रधानाध्यापक है, इनके बीच में जो कुछ गैपिंग है, कम्युनिकेशन गैप है, या कुछ ऐसे माहौल क्रिएट किए जाते हैं कि हाँ वो फ्रस्ट्रेट, जो सहायक शिक्षक हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका मन पढ़ाने में नहीं लगता है, वो कहते हैं कि बताइए हम इतनी दूर से आए हैं और आपने ऐसा कुछ, तो ये माहौल कैसे जो है सुधारा जाए, थोड़ा इस बारे में थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जा रहा है तो सभी लोग देखेंगे और सुधारने की कोशिश करें। जी सर। तो आपका व्यू क्या है? पहली बात तो ये है कि जो विद्यालय परिवार होता है उसमें प्रिंसिपल और जो है टीचर सारा एक परिवार के सदस्य होते हैं, और उससे साथ में रहते हैं तो निश्चित रूप से खटपट तो परिवार में भी होता है, वहाँ भी होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत कभी कभी पनप जाती है, लेकिन ज़्यादातर में आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है, यदा कदा आपको दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि जो है सभी लोग बुद्धिजीवी होते हैं, और वहाँ क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं कि जो आप मानते हैं, जो आपकी अवधारणा वो वही मेरी अवधारणा हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपेक्षाएं बहुत करते हैं कि प्रिंसिपल साहब से मैं अपेक्षा करता हूँ, जब प्रिंसिपल उस पर खरा नहीं उतरेगा तो जो उनको अच्छा नहीं लगता, या प्रिंसिपल अपेक्षा कर रहा है टीचर से और उस पर जब टीचर जब अपेक्षा नहीं खड़ा करता तो वो चलिए मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। लेकिन इन चीज़ों को दूर कर लेते हैं लोग, बहुत बड़ा ये मैटर नहीं है, ठीक है ना। ओवरऑल तो वहाँ मूल उद्देश्य तो ये होता है कि छात्र हित में काम किया जाए, क्लासेस को संचालित किया जाए, आया गया है तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की जाए, और लोग देते भी हैं सर, आपस में बैठ के। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए जी। तो ठीक है सर, आपने हमारे चैनल के लिए इतना समय दिया और इतना मोटिवेट किया हमारे विद्यार्थियों को, हमारे छात्रों को, हमारे व्यूअर्स को, कि क्या बताएं, हम खुद इतना मोटिवेट हो चुके हैं सर आपकी बातों से। तो चलते चलते एक छोटा सा प्रश्न, हमारे बच्चों के लिए या हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जिससे वो अपने जीवन में जो भी प्रतियोगी छात्र हैं वो कैसे आगे बढ़ें? थोड़ा सा इस पर और एक बार चर्चा हो जाए बस। देखिए, मैं अपने जो हमारी नवी पीढ़ी है उसको मैं एक संदेश दूंगा, और वैसे जो मैं अपनी इस वीडियो को अपनी क्लास के ग्रुप में भी शेयर करूंगा। एक टीचर होने के नाते मेरी कोशिश होती है, या होनी भी चाहिए, कि मैं अपने कर्तव्यों से, अपने कार्यों से बच्चों को प्रेरित करूं, और जो मेरी सफलता है, मैं अपनी इस सफलता को अपने बच्चों को ही समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बड़ी ही मेरे लिए शुभकामनाएं की हैं, बहुत ही मोटिवेट उनसे मैं हुआ, उनकी उत्साह को देख करके अपने प्रति। देखिए, किसी भी काम को अगर आप नौकरी करना चाहते हैं या बिजनेस में जाना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उस काम में एक जुनून पैदा कीजिए, ठीक है ना। वो जुनून आपको निश्चित रूप से आपको सोने नहीं देगी। कलाम साहब कहते भी थे कि जो है सपने हुए नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने हुए होते जो आपको सोने नहीं देते। भाई साहब बता रहे हैं कि अगर आपने वो जुनून पैदा कर लिया ना, तो निश्चित रूप से वो आपको सोने नहीं देगा, हर वक्त बेचैन रखेगा, जहां कहीं भी जाना चाहते हैं, जब तक वो आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आप रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, बहुत सारे संघर्ष आएंगे, उन सबका समाधान खोज लेंगे। वो जुनून, वो जोश पैदा कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उसके प्रति समर्पण पैदा कीजिए, ठीक है ना। और इन समस्याओं से घिरना नहीं, डरना नहीं, धैर्य के साथ लगे रहिए, लगातार लगे रहिए, कोशिश करते रहिए। सफलता तो निश्चित है, लेकिन वो आज मिले या कल मिलेगी, मिलेगी जरूर। तो हारना नहीं, थकना नहीं है, बिना थके, बिना रुके संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगा करके, दिल खोल करके। तो ये मेरा छोटा सा संदेश आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सा धन्यवाद। एक बार फिर मैं अपने सभी मित्रों द्वारा और मैं अपने YouTube परिवार की ओर से आपको
कोटि सा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपकी इस सफलता पर ढेर सारी बधाइयाँ अपने YouTube परिवार की ओर से आपको ज्ञापित करता हूँ और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो मित्रों, आपने देखा श्री मनोज सर को कितने अच्छे ढंग से आपको प्रेरित किया है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप आपके आदर्शों का पालन करते हुए अपने जो संघर्षपूर्ण जीवन को आगे बढ़ाएंगे, अपना जीवन सफल बनाएंगे और आपके आदर्शों को ध्यान में रखते हुए समाज को एक नया संदेश देंगे और आगे बढ़ेंगे और अपनी जो ये जीवन यात्रा है संघर्ष की, इसको बीच में ब्रेक नहीं होने देंगे। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आवें, चाहे जितनी कठिन परिस्थितियां आवें, तो आप बिल्कुल नहीं निराश होंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी लीजेंड पर्सन के साथ, जैसे आप हमारे आदर्श हैं। देखते रहिएगा मेरा चैनल @रामनारायण शर्मा और मेरे फेसबुक पेज पर रामनारायण शर्मा पेज पर। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।